गुड मॉर्निंग। एक नए टॉपिक की शुरुआत हो रही है, कारो 2020। मैं कारो का रिवीजन कराने जा रहा हूँ। ये नया कारो बहुत सुंदर है, कारो 2020। इसके अंदर बहुत सारे क्लॉजेज हैं। एक बात आप सबको याद रखना है कि कारो इम्पॉर्टेंट है। ऑडिट के पेपर में इससे एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड रहता ही है। अब ये तो नहीं बोल सकते कि कारो से 10-20 मार्क का आएगा, पर यार 4 से 5 मार्क का तो बनता है, ठीक है। तो इसलिए कारो को बड़े अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कारो किसने इशू किया? MCA इन कंसल्टेशन विद ICAI। फुल फॉर्म कंपनीज ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑर्डर। हर CA को अपने ऑडिट रिपोर्ट के साथ कारो का एक एनेक्शर देना पड़ेगा। कारो में उससे बहुत सारे सवाल पूछे गए जिनका उसको जवाब देना है, जिससे शेयर होल्डर्स को कंपनी के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्राप्त होगी। कारो इज ओ से ऑर्डर, तो कारो के अंदर सेक्शन नंबर नहीं होते, पैराग्राफ नंबर होते हैं। पैरा 1, 2, 3, 4। हमारे काम का कौन सा है? पैराग्राफ 3। कारो के अंदर जो 21 क्लॉजेज होते हैं ना, वो पैराग्राफ 3 में ही होते हैं, ठीक है। उनको लिखने का स्टाइल ऐसा होता है। ऐसे लिखा जाता है। क्लॉज 1 कैसे लिखोगे? पैरा 3 का 1। क्लॉज 10 पैरा 3 का X, वैसे, ठीक है। CA को अपने ऑडिट रिपोर्ट के साथ 2 एनेक्शर देना पड़ता है, एक इंटरनल कंट्रोल का और एक कारो का। अब कारो के जो 21 क्लॉजेज हैं उसको याद करने के लिए मैंने तुमको ये एक बनाया होगा, महा इंपॉर्टेंट है, इसको याद करेंगे। अभी रिवीजन में याद नहीं करेंगे तो कब याद करेंगे? अभी तो याद करेंगे। अच्छा, आगे मूव करने के पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखो। सपोज तुम ना होल्डिंग कंपनी के और चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, होल्डिंग कंपनी के ऑडिटर हो, तो तुम होल्डिंग कंपनी के स्टैंड लोन FS का भी ऑडिट करोगे और होल्डिंग कंपनी के CFS का भी ऑडिट करोगे। दोनों में तुमको कारो देना है, 2 ऑडिट रिपोर्ट दोनों में कारो देना है, पर फर्क है। स्टैंड लोन FS में जो कारो होगा उसमें 21 में से 20 क्लॉजेस जाएगा, ठीक है, 1 से लेकर 20। और जो कंसोलिडेटेड FS है उसमें 21 नंबर क्लॉज जाएगा, 3 का XX आई, ठीक है। तो 21 क्लॉजेस में से याद रखना, स्टैंड लोन FS वाले ऑडिट रिपोर्ट में 20 क्लॉज जाता है और कंसोलिडेटेड FS में 21 नंबर क्लॉज जाता है, 21वां क्लॉज जाता है, ठीक है। नाउ अब वो 21 क्लॉजेस को याद रखने के लिए हम लोग ये निमोनिक वगैरह थोड़ा बोलेंगे। पहला क्या है? फिल्ड CS। एक्चुअली होना चाहिए था फेल्ड CS, पर नहीं, मेरे को चाहिए फिल्ड CS। F से फिक्स्ड एसेट, I से इन्वेंट्री, LL लोन इन्वेस्टमेंट, D से डिपॉजिट, C से कॉस्ट रिकॉर्ड्स और S से स्टैट्यूटरी ड्यूज, ठीक है। ये 7 क्लॉजेस में स्टूडेंट को नाम नंबर याद रह जाता है, अंदर का याद नहीं रहता, अलग प्रॉब्लम है। और इन क्लॉजेस में नाम नंबर याद नहीं रहता, अंदर का याद रह जाता है। ये छोटे क्लॉजेस होते हैं, इनमें से कुछ बड़े भी हैं। नेक्स्ट 7 क्लॉजेस जो है 8 से लेके 14 तक, उसका नाम क्या याद रखने के लिए? यू डिफरेंट NRI, यूडिफ। यू से अनरिकॉर्डेड इनकम मतलब टैक्स इवेजन। D तो बहुत फेमस है, 9 नंबर, डिफॉल्टर कंपनी। I से इशू मतलब इशू ऑफ शेयर्स, चाहे पब्लिक इशू हो चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट। इशू प्रोसीड्स को सही तरह से यूज किया कि नहीं किया। F से 11 नंबर है, ये तो फ्रॉड, 21 के बीचों बीच 11 आता है, फ्रॉड। यूडिफ हो गया। NRI, N से निधि कंपनी, NRI। R से RPT रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का डिस्क्लोजर, NRI। I से 14वां क्लॉज इंटरनल ऑडिट। फिर ठीक है ना, फिर नेक्स्ट बाइनोकुलर गुची, BNCR GUC, बाइनोकुलर गुची। B से बार्टर, N से निधि नहीं है, NBFCA इस बार, ठीक है। C से कैश लॉसेस, बाइनोक्यूलर, L से कुछ नहीं, R से रेजिग्नेशन, क्या पिछले ऑडिटर ने रिजाइन किया था क्या, तो उन्होंने क्या ऐसा कुछ किया था क्या, QOAODO। गुची, G से गोइंग कंसर्न, U से अनस्पेंड CSR और C से कंसोलिडेटेड FS। इधर ये तो हो गया। इधर कौन कौन सी कंपनियों पर कारो अप्लाई नहीं करेगा? बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी, OPC स्मॉल कंपनी एंड अ प्राइवेट कंपनी दैट सेटिस्फाइज 4 कंडीशन। नंबर 1, ठीक है, इट इज नॉट अ सब्सिडियरी और अ होल्डिंग ऑफ अ पब्लिक कंपनी, और फिर बाकी 3 तो न्यूमेरिकल है, ये रहा 4। इफ अ प्राइवेट कंपनी सेटिस्फाइज
all the four conditions, all these four conditions, then it is exempted from CARO. First condition, it is not a holding or subsidiary of a public company. Number 2, अब ये 2, 3, 4 याद करने के लिए मैं क्या बोलता हूँ, 1, 1, 10, 1 करोड़ 1 करोड़ 10 करोड़। पहला 1 करोड़ क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स प्लस सरप्लस। दूसरा क्या है 1 करोड़ बोरोइंग्स। तीसरा क्या है रेवेन्यू। अच्छा, इनका डिटेल्स हम लोग यहाँ ऊपर देखेंगे। ओके, सबसे पहले इधर देखो, पेड अप कैपिटल में इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आएगा। रिजर्व्स में सारे रिजर्व्स आएंगे, कैपिटल रिजर्व, फ्री रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व्स, इवन द गंदा वाला रिवैल्यूएशन रिजर्व वो भी आएगा। सरप्लस मतलब पीएल अकाउंट का बैलेंस। टोटल बोरोविंग्स एट एनी पॉइंट ऑफ द ईयर चेक करना है फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बोरोविंग्स ना कभी भी ईयर एंड पे चेक नहीं होता है, एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द ईयर चेक होता है। बोरोविंग्स कभी भी 31 मार्च का होता ही नहीं, हमेशा होता है एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द ईयर। फिर 4 नंबर क्या है, रेवेन्यू। रेवेन्यू के अंदर आपको टर्नओवर भी लेना है और अदर इनकम भी लेना है एज पर शेड्यूल 3। मतलब सिर्फ टर्नओवर नहीं आएगा, टर्नओवर प्लस अदर इनकम। ओके, ये क्लियर है, डन। फॉरेन कंपनी का जो ऑडिटर है उसको भी कारो लगाना पड़ेगा और ब्रांच ऑडिटर को भी कारो लगाना पड़ेगा। अब देखो सर, यहाँ से चालू हो गया एक एक करके सारा क्लॉज बाय क्लॉज, ठीक है। टोटल हाउ मेनी क्लॉजेज आर देयर, 21। सबसे बड़ी कारों में समस्या होगी एक स्टूडेंट को कि वो अंदर के ये पार्ट्स को याद नहीं रखेगा तो मरेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। खाली इतना आने से नहीं होगा कि फर्स्ट इज फिक्स्ड असेट, सो व्हाट, तो फिक्स्ड असेट तो आगे बोलो, फिक्स्ड असेट में इतना कुछ है चेक करने के लिए, वो आप नहीं बोल पा रहे हो तो फिर कैसे चलेगा, वो पूरा अपने को याद करना पड़ेगा। अब हम लोग कारो के क्लॉजेस रिवाइज करने जा रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है, कारो में कितने क्लॉजेस होते हैं, 21। अच्छा, हम लोगों को ना 21 क्लॉजेस का नंबर याद होना बहुत जरूरी है। क्लॉज नंबर याद कर लेना, सब क्लॉज नंबर याद करने की जरूरत नहीं है। सब क्लॉज का मतलब क्या होता है, वी ऑल नो कि कारो में जो 21 क्लॉज होते हैं, पहला क्लॉज कौन सा होता है, फिक्स्ड एसेट होता है। बस इतना पता होना चाहिए कि फिक्स्ड एसेट का पहला क्लॉज है। लिखने का स्टाइल क्या होगा, पैरा 3 ब्रैकेट में 1। पर अब 1 के नीचे बहुत सारे हैं, स्मॉल a b c d, उतना याद करने की जरूरत नहीं है। जस्ट यू मस्ट नो कि भाई फर्स्ट क्लॉज फिक्स्ड एसेट है, सेकंड क्लॉज इन्वेंट्री है, थर्ड क्लॉज लोन इन्वेस्टमेंट है, उतना ही चाहिए, ठीक है। अच्छा, याद रखने के लिए निमोनिक भी हम लोगों ने देखा था, ये इस तरह से फील्ड 21 क्लॉज है तो 777, फील्ड CS, यू डिफरेंट NRI और बाइनोकुलर गुची। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये जो तुम हेडिंग्स देख रहे हो ना हर क्लॉज का, ये मैंने बनाया है, तो ये कोई स्टैंडर्ड हेडिंग नहीं है। somebody में यूज अ डिफरेंट हेडिंग एंड डिफरेंट नंबर निमोनिक, दैट्स ओके। मुझे जो सबसे बेस्ट हेडिंग लगा मैंने वो चुना, जैसे पहला क्लॉज ही फिक्स्ड असेट्स का है। अब फिक्स्ड असेट के बदले तुम PPE भी तो बोल सकते हो, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। फिर वैसे ही इन्वेंटरी, लोन इन्वेस्टमेंट, लाइक दैट। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्लॉज फिक्स्ड असेट्स, ठीक है। ये आ गए हम लोग यहाँ पे। अच्छा, मैंने ना एकदम शुरू में ये बात बता दी थी कि जब तुम 21 क्लॉज पढ़ो, पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ मैं, इधर देखो, रीडिंग अप्रोच। रियल कारो स्टार्ट्स फ्रॉम पैरा 3, और जो 3 सबसे लंबे लंबे क्लॉज है ना, पहले वो कर लेना। कौन से पहले 3 लंबे क्लॉज, देखो सर, 1, 3 और 9। ये कर लोगे ना, तुम्हारा हैवी लोड खत्म, फिर तुम रिलैक्स होकर फटफट करना स्टार्ट कर सकते हो रिविजन। ये सारे लीगल मैटर्स के ऊपर इनका सेक्शंस है और रेफरेंस वगैरह सब मैंने दिया है। लेट्स स्टार्ट, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखो, तुमको पूरा लैंग्वेज मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। तुम कीवर्ड्स याद करो, अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करो, पूरा लैंग्वेज मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है। कारो का क्लॉज नंबर ज़रूर याद कर लेना। तो सर सबसे पहला क्लॉज हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं, पैरा 3 का 1, फिक्स्ड एसेट्स। अब इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं तो उसको समराइज मैंने किया है। ये देखो इधर, पहले क्लॉज फिक्स्ड एसेट्स में कितने पार्ट हैं, 5 पार्ट्स है। पहला पार्ट क्या है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स, कि आपने अपने फिक्स्ड एसेट का प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया है कि नहीं, फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है कि नहीं, टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। चौथा क्या है, रिवैल्यूएशन, और 5वां क्या है, बेनामी प्रॉपर्टी। तो ये मैं डिस्कस कर दूं एक बार ऊपर, इधर देखो। सबसे पहला टॉपिक क्या है, प्रॉपर रिकॉर्ड। सर प्रॉपर रिकॉर्ड 2 चीज का होता है, एक होता है टैंजिबल फिक्स्ड एसेट, एक होता है इनटैंजिबल। तो इन्होंने बोला कि कंपनी ने टैंजिबल फिक्स्ड एसेट्स के लिए भी प्रॉपर
particulars or records maintain किया showing the quantitative details and the situation of the property plant equipment, और intangibles का भी proper record maintain किया showing full particulars of the intangible assets. तो ये proper record हो गया. Next topic is physical verification. इसमें 4 बातें होती हैं. फिजिकल वेरिफिकेशन रीजनेबल इंटरवल्स पे होता है कि नहीं, मैनेजमेंट करवाता है कि नहीं करवाता है, क्या कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी मिला, डिफरेंस और डिस्क्रिपेंसी मिला तो उसको अकाउंट से प्रॉपर राइट ऑफ या डेल्ट विथ कर दिया है कि नहीं. दैट इज द फिजिकल वेरिफिकेशन. थर्ड, टाइटल डीड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. कंपनी के नाम पे जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसका जो टाइटल डीड, कन्वेयंस डीड है वो कंपनी के नाम पे कि किसी और के नाम पे, ये बहुत बड़ा मुद्दा है. कई बार ऐसा हो सकता है कि प्रॉपर्टी खरीदी तो कंपनी ने पर डायरेक्टर या प्रमोटर ने अपने नाम पे करवा लिया पेपर, तो ये ज़रूरी है. इसमें ना एक टैबुलर डिस्क्लोजर है 6 कॉलम का, याद होना चाहिए. ये टेबल को आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते, ये टेबल एग्जाम में बनाना पड़ेगा. 6 कॉलम है सर. फर्स्ट कॉलम में क्या लिखा है पढ़ो, डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, देन ग्रॉस वैल्यू. थर्ड, हेल्ड इन द नेम ऑफ, किसके नाम पे. 4 नंबर, वो आदमी लगता क्या, प्रमोटर डायरेक्टर, रिश्ते में क्या लगता है. 5 नंबर, पीरियड, कब से उसके नाम पे होल्ड है. 6 नंबर, रीजन, क्यों उसके नाम पे क्यों है. तो ये कॉलम्स याद होने ज़रूरी है. ठीक है, ये कॉलम्स अपने को एग्जाम में बनाना पड़ेगा. ये कॉलम मेरा डाला हुआ नहीं है, कारो का है. नंबर 4th पॉइंट क्या होता है, रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन के अंदर भी सर आपको याद रखना है 2 बातें. अगर कंपनी ने अपने प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट या इंटेंजिबल एसेट का रिवैल्यूएशन करवाया है तो हैज इट बीन डन बाय रजिस्टर्ड वैल्यूअर और नॉट. एंड नंबर 2, अगर रिवैल्यूएशन +-10% से ज़्यादा हुआ है तो यहाँ पे आपको डिटेल्स डिस्क्लोज करने पड़ेंगे. लास्ट क्या है, बेनामी प्रॉपर्टी. क्या कंपनी के खिलाफ बेटा एक्ट 1988, बेटा का फुल फॉर्म बोलो, बेनामी ट्रांजैक्शंस ब्रैकेट में प्रोहिबिशन एक्ट 1988, क्या कंपनी में बेनामी एक्ट के वायलेशन का कोई केस चल रहा है क्या, कोई पेंडिंग प्रोसीडिंग चल रहा है क्या, तो आपको डिटेल डिस्क्लोज करना पड़ेगा. ठीक है, हो गया फिक्स एसेट्स पूरा. ग्रेट. अच्छा, मैं ना थोड़ा लाइन बाय लाइन ही जाऊंगा. ठीक है, तुम करते वक्त 1, 3, 9 वैसे कर लेना, पर क्या है कि ये रिवीजन क्लास स्टूडेंट लोग बाद में देखेंगे तो कंफ्यूज होंगे, तो इसलिए मैं लाइन बाय लाइन जा रहा हूँ. पैरा 3 का क्लॉज 2, ये किस पे, इन्वेंट्री. सर इन्वेंट्री में कितने मुद्दे हैं, देखो हाथ का लिखा हुआ, देखो इन्वेंट्री में कितने मुद्दे हैं सर. 2. पहला मुद्दा क्या है, फिजिकल वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं. फिजिकल वेरिफिकेशन में 6 बातें हैं, ध्यान से सुनना. नंबर 1, मैनेजमेंट ने करवाया कि नहीं, रीजनेबल इंटरवल पे करवाया कि नहीं. डिस्क्रिपेंसी, यहाँ पे मटेरियल डिस्क्रिपेंसी के बदले बोलते हैं 10% डिस्क्रिपेंसी और मोर, और उसको प्रॉपर्ली डेल्ट विथ किया है कि नहीं. और 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स है, क्या लिखा है फिजिकल वेरिफिकेशन सामने, कवरेज एंड प्रोसीजर, कि सारा इन्वेंट्री 100% आप लोग चेक करते हो कि नहीं, कि खाली थोड़ा बहुत सैंपल बेस में चेक करते हो, एंड इन्वेंट्री काउंटिंग का प्रोसीजर क्या रखते हो. ठीक है, तो ये है पूरा फिजिकल वेरिफिकेशन वाला पॉइंट, ये रहा दिस वन. फिर नंबर 2 है, क्या बैंक, अब तो हम लोग पूरा सिलेबस पढ़ चुके हैं, तो यू नो व्हाट इज बैंक ऑडिट एंड कैश क्रेडिट. तो अगर कंपनी ने अपना स्टॉक या डेटर गिरवी करके कैश क्रेडिट फैसिलिटी लिया, वर्किंग कैपिटल लोन लिया है, तो यहाँ पे बताओ अगर 5 करोड़ के ऊपर का लोन है तो सीसी कैश क्रेडिट. और दूसरा, कैश क्रेडिट के केस में क्वार्टरली आपको स्टॉक स्टेटमेंट, डेटर स्टेटमेंट जमा करने पड़ता है ना, तो बताओ कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच कर रहा था कि नहीं, दे वर इन अग्रीमेंट विद द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट. 1, 2 क्लियर है. पैरा 3 किस पे है, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट. सर एक अजीब बात है, क्या अजीब बात है, थ्री भी लोन इन्वेस्टमेंट है और 4 भी लोन इन्वेस्टमेंट. सर फर्क क्या है. सर 3 नंबर बहुत बड़ा क्लॉज है, 4 नंबर छोटा सा है. 4 नंबर खाली लीगल कंप्लायंस के ऊपर है कि अगर कंपनी ने लोन, अच्छा जब लोन बोलते तो लोन लिया कि दिया, दिया, तो लोन इन्वेस्टमेंट दिया. तो कंपनी ने जब भी लोन इन्वेस्टमेंट करती है ना, तो कंपनी को कंपनी लॉ का कंप्लायंस करना पड़ता है, सेक्शन नंबर 185 और 186. तो चौथा क्लॉज जो है ना बहुत छोटा सा, उसमें बस यही बोला है कि चेक द लीगल कंप्लायंसेस 185 186, और कुछ नहीं. असली जो चेकिंग है ना, असली जो मेहनत है वो क्लॉज नंबर 3 में है कि कंपनी ने अगर लोन इन्वेस्टमेंट दिया है तो किसको दिया, ग्रुप कंपनीज को, अदर्स को. लोन एंड इन्वेस्टमेंट के टर्म्स कंडीशन क्या थे, क्या बदले में हमने कुछ गिरवी लिया है, इंटरेस्ट रेट कितना था, ठीक है, क्या लोन का बराबर टाइमली रीपेमेंट वगैरह आ जाता है कि नहीं आता, 90 डेज ओवरड्यू होने पे हम लोग क्या स्टेप्स फॉर रिकवरी लेते हैं, रिलेटेड पार्टीज को कोई सॉफ्ट लोन वगैरह दिया है क्या, सॉफ्ट लोन याद है ना, विदाउट स्पेसिफाइंग द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ रीपेमेंट. तो ये सब पूरा डिटेल है. तो मेन 3 नंबर है. आओ सर, ये अपना क्लॉज नंबर 3 स्टार्ट होता है. ठीक है, ठीक है, स्टार्ट करूं. सबसे पहले तुम लोग यहां पर लिखो, तो जो मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे,
NBFC लिखो और फिर काट दो। इसका मतलब क्या है कि NBFC कंपनीज में ये चेक नहीं होता, बिकॉज NBFC कंपनी का मेन काम ही यही है, लोन और इन्वेस्टमेंट करना, तो उन पे ये सब चेक नहीं होता। और करो। यहां पे भी करो। ठीक है सर, अब आ जाओ। एक कंसेप्ट याद दिला देता हूं। कंपनी है, उसने किसी दूसरी कंपनी या पर्सन को क्या दिया है, लोन, इन्वेस्टमेंट, या लोन के खातिर गारंटी, या कुछ असेट गिरवी रखा है लोन के खातिर, वो सब लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। तो इसको एक समरी चार्ट मैंने बनाया होगा इसका, ये देखो, ये दिख रहा है, दिस इज समरी चार्ट। पैरा 3 क्लॉज 3 क्या लिखा है, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट। पॉइंट नंबर 1, अमाउंट ऑफ लोन गारंटी सिक्योरिटी टू ग्रुप कंपनीज एंड टू अदर्स। नंबर 2, द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लोन इन्वेस्टमेंट आर प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ द कंपनी और नॉट। नंबर 4, रीपेमेंट ऑफ लोन का शेड्यूल होगा, तो क्या वो शेड्यूल बनाया गया है और प्रॉपर्ली स्टिपुलेशन है, रीपेमेंट आ जाता है कि नहीं, इज देयर अ शेड्यूल फॉर रीपेमेंट एंड वेदर द रिसिट्स ऑफ मनी आर रेगुलर और नॉट। नंबर डी, अगर हमने लोन दिया था और 90 दिन से ऊपर हो गया, ओवरड्यू है, अभी तक पैसा नहीं चुकाया जा रहा है, तो व्हाट आर द स्टेप्स वी हैव टेकन फॉर रिकवरी। नंबर 5, अगर पुराने लोन्स को सेटलमेंट के लिए रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन हुआ है, तो हमको बताओ हाउ मच अमाउंट एंड परसेंटेज ऑफ द लोन्स गिवन हैव बीन रीस्ट्रक्चर्ड इन सेटलमेंट। मतलब आपने किसी को लोन दिया, वो चुका नहीं पा रहा है, तो आप रीस्ट्रक्चर कर दोगे, उसी के ऊपर है। F नंबर क्या है, सॉफ्ट लोन। ये बेसिकली प्रमोटर्स वगैरह को मिलता है, तो इनका आपको अमाउंट और परसेंटेज वगैरह डिस्क्लोज करना है। सॉफ्ट लोन का मतलब होता है डिमांड लोन, मतलब जहाँ पे रीपेमेंट के टर्म्स कंडीशन स्पेसिफाइड नहीं है, बोरवर की मर्जी है, जब वो देगा नहीं देगा, तो उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट लोन। ठीक है, इधर लेट्स रीड नंबर A। ठीक है, सो बोलता है क्या आपकी कंपनी ने लोन गारंटी सिक्योरिटी दिया है, और अगर हाँ तो ग्रुप कंपनीज को कितना दिया है और अदर्स को कितना दिया है। आपको 2 बार अमाउंट बताना है। इधर देखो, रुपीस मतलब ड्यूरिंग द ईयर कितना दिया है, एंड एज ऑन 31 मार्च कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। ठीक है, ए के बाद नंबर बी क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन। चेक करो कि टर्म्स एंड कंडीशन मतलब इंटरेस्ट रेट, सिक्योरिटी सही है कि नहीं है, कहीं हमारे लिए हम लोग अपने आप को लुटा कर तो लोन नहीं दे रहे हैं। नंबर 3, रीपेमेंट का एक शेड्यूल स्टिपुलेटेड है कि नहीं, और बराबर टाइमली पैसा आ जाता है कि नहीं जिनको लोन दिया है। नंबर 4, अगर 90 डेज से ऊपर ओवरड्यू है तो रिकवरी के लिए क्या स्टेप्स लिए गए हैं। नंबर 5, अगर ड्यूरिंग द ईयर एनी लोन गिवन हैज़ बीन रीस्ट्रक्चर्ड, मतलब उसका रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन कैसे होता है, जिसको हमने दिया वो चुका नहीं पा रहा, तो हमने लोन दिया था 10 साल के लिए, पर वो बोल रहा है प्लीज़ गिव मी मोर टाइम, तो हमने बोला ठीक है, काम को 10 साल का 20 साल कर दो, और तुम धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट दे दो, कम कम अमाउंट का दे दो। ये होता है रीस्ट्रक्चरिंग। तो अगर ऐसा कोई भी रीस्ट्रक्चरिंग हुआ है तो अमाउंट और परसेंटेज डिस्क्लोज करना है। और फिर लास्ट क्या है, डिमांड लोन टू प्रमोटर, इसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट लोन। मैंने बोला था यहाँ बहुत सारे लोग डिमांड लोन वर्ड का गलत मतलब निकालेंगे, उनको लगेगा डिमांड लोन का मतलब है कि लेंडर जब डिमांड करेगा बोरोवर को देना पड़ेगा। भाई नहीं नहीं, यहाँ डिमांड लोन का ये मतलब होता है कि हम आपसे डिमांड नहीं करेंगे, आपके पास जब वो आप हमको दे देना, दैट इज अ डिमांड लोन। ऑर्डिनरी इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, सॉफ्ट लोन। क्या बोलते हैं, सॉफ्ट लोन। ठीक है, तो अगर प्रमोटर वगैरह को ऐसा लोन दिया गया है तो उसके अमाउंट, परसेंटेज वगैरह आप डिस्क्लोज करो। ठीक है, और जहाँ तक क्लॉज 4 का सवाल है वो बहुत छोटा है, उसमें बस यही देखना होता है कि कंपनी ने जितने भी लोन इन्वेस्टमेंट किए हैं उसमें कंपनी ने लीगल कंप्लायंस किया है कि नहीं। लीगल कंप्लायंस कौन से 2 सेक्शन का, यहाँ देख के 185, 186, तो तुमको ये चाहिए क्योंकि ये तो ऑब्वियसली सर फाइनल लॉ का सेक्शन है, इंटर का सेक्शन नहीं है, तो ये रहा ना, ये रहा। आओ देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्या लिखा है पढ़ो, सीलिंग लिमिट ऑन, सबसे पहले सेक्शन नंबर 186। सेक्शन 186 में एक सीलिंग लिमिट होती है लोन इन्वेस्टमेंट की, जो हम लोग को याद करनी है, ये काम आता है बहुत ऑडिट के सिलेबस में। मैक्सिमम लोन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू हायर ऑफ 60% ऑफ, देख के, PUSC, FR/SP, या फिर 100% ऑफ FR/SP। ठीक है, लिमिट तक अगर लोन इन्वेस्टमेंट देना है तो क्या चाहिए, UBR, लिमिट से ज़्यादा करना है तो क्या चाहिए, UBR + SR।
अच्छा, जो भी आप लोन दोगे उस पर ब्याज लोगे, कम से कम कितना ब्याज लोगे? ब्याज विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑफ 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर, 10 और लास्ट पॉइंट है, कंपनी जितना भी लोन इन्वेस्टमेंट देती है उसका एक रजिस्टर मेंटेन करती है, रजिस्टर का नंबर है MBP 2। सेक्शन नंबर 185। ओके, एक कंपनी अब डायरेक्टर या उसके रिश्तेदार को लोन वगैरह दे नहीं सकता, लेकिन डायरेक्टर की कंपनियों को लोन दे सकता है सब्जेक्ट टू 2 कंडीशंस। SR पास होना चाहिए, और दूसरा द लोन विल बी यूज्ड बाय द कंपनी फॉर द बिजनेस पर्पस, नॉट फॉर गिविंग इट टू डायरेक्टर। क्लियर है ये? ठीक है। क्या हमसे सर एग्जाम में 185 186 पूछा जाएगा क्या? नहीं, पर इसकी नॉलेज होनी ज़रूरी है ताकि तुम अच्छा आंसर लिख सको। और 186 तो इम्पॉर्टेंट है, वो चैप्टर 5 में भी काम आता है। सर व्हाट इज क्लॉज नंबर 5? डिपॉजिट्स फिल्ड CS। डिपॉजिट्स हमने सबने सीखा है कि कंपनी लॉ में डिपॉजिट्स के सेक्शन नंबर क्या होते हैं? 73 से 76A। तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? लीगल कंप्लायंस, कि अगर आपकी क्लाइंट ने, आपके कंपनी ने डिपॉजिट्स एक्सेप्ट किया है तो RBI डायरेक्टिव्स सेक्शन 73 to 76 एंड रूल्स फॉलो किए हैं कि नहीं। अगर नहीं तो पूरा डिटेल्स देना पड़ेगा। सेकंड चीज़, अगर हम लोग कानून का वायलेशन करेंगे, डिपॉजिटर्स को पैसा नहीं चुकाएंगे, तो वो लोग कोर्ट में केस करेगा, तो कोर्ट हमको ऑर्डर देगा। तो अगर कोर्ट ट्राइब्यूनल ने हमको कोई ऑर्डर दिया है तो क्या वो ऑर्डर का हमने पालन किया है कि नहीं? दैट इज द सेकंड पॉइंट। ओके, ये हुआ डिपॉजिट्स। 6 नंबर क्या है? कॉस्ट रिकॉर्ड्स। अब तो तुम लोग बहुत कुछ जानते हो, मैं बहुत पढ़ा चुका। कॉस्ट रिकॉर्ड्स यानी कॉस्ट अकाउंट्स कौन कौन सी कंपनी को बनाना पड़ता है? सर द कंपनीज विच सेटिस्फाई twin conditions. Number 1, they belong to the 39 notified industries and their overall turnover is greater than equal to 35 करोड़। तो ऐसी कंपनियों को कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाना पड़ता है अंडर सेक्शन 148। तो आपको बताना है कि क्या आपके क्लाइंट के ऊपर 148 एप्लीकेबल है, और अगर हाँ तो क्या उसने कॉस्ट अकाउंट्स मेंटेन किया है कि नहीं किया है। ठीक है। अब आता है सर मेरे सामने लकी नंबर 7। पैरा 3 का 7 क्या होता है? स्टैट्यूटरी ड्यूज। स्टैट्यूटरी ड्यूज का मतलब होता है ड्यूज अंडर अ स्टैट्यूट विच इज मोस्टली 2 थिंग्स, टैक्सेस एंड एम्प्लॉय ड्यूज। ठीक है। तो स्टैट्यूटरी ड्यूज में ना 2 डिस्क्लोजर जाएंगे। नंबर 1 क्या लिखा है? अनडिस्प्यूटेड, एंड नंबर 2 नीचे क्या लिखा है? डिस्प्यूटेड। अनडिस्प्यूटेड का मतलब है कि मुझे मालूम है कि मुझे इतना टैक्स देना है, सरकार भी बोल रही इतना ही देना है, तो डिस्प्यूट कुछ नहीं, बस मुझे दे देना चाहिए। तो यहाँ एक ही चीज़ चेक करनी है कि क्या कंपनी रेगुलरली अपने सारे स्टैट्यूटरी ड्यूज ड्यू डेट के अंदर पे कर देता है कि नहीं। अगर नहीं तो आपको एक टेबल बना के डिस्क्लोज करना पड़ेगा ऑल द स्टैट्यूटरी ड्यूज दैट आर ड्यू फॉर मोर देन 6 months एज ऑन 31 मार्च। ये देखो पहला सवाल, क्या कंपनी रेगुलरली अपना स्टैट्यूटरी ड्यूज दे देती है? और नंबर 2, अगर नहीं तो 31 मार्च को जितने भी अनडिस्प्यूटेड ड्यूज को ड्यू हुए मोर देन 6 months हो गए वो आप डिस्क्लोज करो इन अ टैबुलर फॉर्मेट लाइक दिस। ठीक है सर। व्हाट अबाउट डिस्प्यूटेड? डिस्प्यूटेड मतलब मेरे और गवर्नमेंट में केस चल रहा है, मैं बोल रहा हूँ इतना, गवर्नमेंट बोल रहा है उतना, तो इसका पूरा डिस्क्लोजर जाएगा कि कौन सा ड्यू है, कितना अमाउंट है, कौन से कोर्ट में केस चल रहा है। पढ़ो, यह है डिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज। तो जैसे सपोज मेरा इनकम टैक्स या कस्टम का केस चल रहा है, इतने अमाउंट का केस IT में चल रहा है, या डिमांड नोटिस, शो कॉज नोटिस वगैरह आया हुआ है, ये सब। ओके, डिमांड नोटिस। अच्छा मान लो कि सिर्फ एक शो कॉज नोटिस आया है और कोई एक्शन नहीं हुआ, तो वो डिस्प्यूट नहीं है। गवर्नमेंट तो बेबे बात, मतलब बिना बात के ना शो कॉज नोटिस भेजती रहती है कि हमको ये गड़बड़ लग रहा है, जवाब बताओ, हमको ये गड़बड़ लग रहा है, जवाब बताओ। तो जब तक केस नहीं है प्रॉपर तब तक कोई दिक्कत नहीं है। 8 नंबर क्या है? अनडिस्क्लोज्ड इनकम। सुनो, हमने अभी अभी फ्रेश 7 क्लॉजेस पढ़े, है ना? नाम याद करो। मुझे बोलते हुए कुछ अभी 18 मिनट हुए हैं, जिसमें मैंने तुमको पढ़ने का तरीका भी बताया और 7 क्लॉज रिवाइज भी करा दिए, पूरा खोल खोल के पढ़ के रिवाइज किए। ये नहीं कि ऐसे फुस करके कराया हो, तो कर तो सकते हैं। ठीक है।
ओके। अब सर आगे क्या, आगे ये नेक्स्ट 7 क्लॉजेस को पकड़ के चलना है। क्या लिखा है? यूडिफ एनआरआई। पहले एक बार फुल फॉर्म्स पढ़ो। यू से अनरिकॉर्डेड इनकम मतलब टैक्स इवेजन, मतलब टैक्स इवेजन। अनरिकॉर्डेड इनकम मतलब आपने अपना इनकम छुपा लिया, बताया नहीं सरकार को। यूडिफ डी से 9 नंबर क्लॉज है, बहुत बड़ा है। डिफॉल्टर कंपनी। आई से इशू, पब्लिक इशू या फिर प्राइवेट प्लेसमेंट, तो इशू प्रोसीड्स का क्या हुआ? एफ 11 नंबर बीचों बीच वाला क्लॉज फ्रॉड। यूडिफ क्लियर है कि नहीं है? एनआरआई बताओ। एन से निधि कंपनी, आर से रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर और एनआरआई आई से इंटरनल ऑडिट 14 नंबर क्लॉज है ना। तो थोड़ा मैं 10-20 सेकंड दे रहा हूँ, ये याद करो एक बार, फिर अंदर जाएंगे। इनमें तुम देखोगे मैक्सिमम छोटे छोटे ही हैं, थोड़े बहुत बड़े हैं, तो बाकी मैक्सिमम छोटे क्लॉज ही आएंगे। ये रहा, ये आ गया 8 नंबर क्लॉज। राइटिंग में लिखा हुआ दिख रहा है, क्या लिखा है? टैक्स इवेजन मतलब अनरिकॉर्डेड इनकम। मान लो ड्यूरिंग द इनकम टैक्स असेसमेंट आपने कोई अपना पुराना इनकम सरेंडर किया, डिस्क्लोज किया है, तो वो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डिस्क्लोज करना पड़ेगा। अगर नहीं तो डिस्क्लोज करो और सीए को कारों में रिपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, रीड दिस प्लीज। वेदर एनी transaction not recorded in the books of account have been surrendered or disclosed as income during the assessment year। ठीक है, और अगर ऐसा हुआ है तो उस अनरिकॉर्डेड इनकम को आप बुक्स ऑफ अकाउंट में भी डिस्क्लोज कीजिए। नेक्स्ट 8 के बाद 9 नंबर बड़ा है, डिफॉल्टर कंपनी। इसका पक्का मैंने बड़ा है तो समरी बनाया होगा, ये देखो नीचे डिफॉल्टर कंपनी की समरी। फर्स्ट पॉइंट, क्या कंपनी ने बोरोविंग्स चुकाने में या डिबेंचर का रिडेम्पशन में कोई डिफॉल्ट किया है क्या? अगर किया है तो आपको पूरा टैबुलर डिस्क्लोजर देना पड़ेगा और पा बताना पड़ेगा। पा का मतलब क्या है यहाँ पे? पीरियड एंड अमाउंट। ऊपर देखो, यू हैव टू लर्न द टेबल। हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन दिस टेबल? 6। आपको पूरे डिफॉल्ट का डेटा। अरे मैंने तुमको मैक्लिओड का दिखाया था कि नहीं दिखाया था? एडवर्स ओपिनियन वाली कंपनी में पूरा भयंकर डिफॉल्ट भरा हुआ था, गोइंग कंसर्न का भी इशू था उनका। ठीक है, तो आपको पूरा टैबुलर फॉर्मेट में डिफॉल्ट डिस्क्लोज करना है। सबसे पहले नेचर ऑफ द बोरोइंग, कि लोन है कि डिबेंचर है, क्या है। नंबर 2 लेंडर कौन है। नंबर 3 अमाउंट नॉट पेड ऑन द ड्यू डेट। नंबर 4 प्रिंसिपल में डिफॉल्ट हुआ है कि इंटरेस्ट में। नंबर 5 कितने दिन डिफॉल्ट हुआ है। एंड 6 रिमार्क्स। तो आपको पीरियड एंड अमाउंट डिस्क्लोज करना पड़ेगा इन द टैबुलर फॉर्मेट। सेकेंड, क्या कंपनी को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया है बाय बैंक और आरबीआई और एनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? विलफुल डिफॉल्टर इज अ पर्सन हु हैज द मीन्स टू पे स्टिल नॉट पेइंग। ठीक है। नंबर 3, क्या लोन जिस पर्पस के लिए बोला था उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज किया है कि नहीं? अगर नहीं तो आप पा बताओ। इस बार पा का मतलब क्या है? पर्पस, मतलब किस पर्पस में लगाया, एंड अमाउंट। नंबर 4, कहीं शॉर्ट टर्म लोन को लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए यूटिलाइज नहीं कर लिया ना? अगर किया है तो आप ना बताओ, नेचर एंड अमाउंट। और 5 नंबर, क्या ग्रुप कंपनीज को लोन दिया है? तो नेचर एंड अमाउंट बताओ। और F, क्या ग्रुप कंपनी में जो तुम्हारे शेयर्स है उसको गिरवी करके प्लेज करके तुमने लोन लिया है और उसमें कोई डिफॉल्ट हुआ है? तो बताओ। ठीक है, ये रहा पूरा डिस्क्लोजर। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट डिफॉल्टर कंपनी। इसको बहुत डिटेल से प्यार से पढ़ा था हम लोगों ने। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाया था मैंने। 9 के बाद क्या आता है सर? 10 इज इशू प्रोसीड, चाहे पब्लिक इशू हो चाहे प्राइवेट प्लेसमेंट। 2 पार्ट है। नंबर 1 क्या लिखा है? पब्लिक इशू, आईपीओ एफपीओ। तो इसमें आपको क्या चेक करना है? रोमन 1 यूटिलाइजेशन, कि पब्लिक इशू जिस पर्पस के लिए किया था उसी पर्पस में यूज किया है कि नहीं, नंबर 1। एंड नंबर 2 DDR, डिले डिफॉल्ट रेक्टिफिकेशन। अगर आपने यूज करने में डिले किया है या नहीं किया है तो रेक्टिफाई कैसे किया, पूरा डिस्क्लोज करो। ओके। सेकेंड, क्या आपने प्राइवेट प्लेसमेंट से मनी रेस किया है? तो यहाँ पे भी 2 चीज चेक करनी है। नंबर 1 कंप्लायंस, प्राइवेट प्लेसमेंट का कंपनी लॉ में सेक्शन क्या होता है? 42, 62। तो क्या आपने कंपनी लॉ का कंप्लायंस किया है कि नहीं है? नंबर 2 जिस पर्पस के लिए पैसा उठाया था उसी में यूटिलाइज किया है कि नहीं किया है? ठीक है, क्लियर है? इशू प्रोसीड्स, इसमें दोनों इशू है, पब्लिक इशू और प्राइवेट इशू। ग्रेट। 11 नंबर, ये बीचों बीच आता है ना, 21 में से बीचों में 11 नंबर फ्रॉड। फ्रॉड में सर 3 चीज। नंबर 1 ऑल केसेस ऑफ फ्रॉड, वेदर फ्रॉड ऑन द कंपनी, बाय द कंपनी, बाय ऑफिसर एम्प्लॉय और बाय आउटसाइडर, जितने भी फ्रॉड हैं सब डिस्क्लोज करो। नंबर 2, क्या साल भर में आपने गवर्नमेंट के पास ADD 4 जमा किया था क्या? वो ADD 4 कब जमा होता है? जब फ्रॉड अमाउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 CR, तब तो जमा किया था क्या? एंड नंबर 3,
क्या कंपनी में ड्यूरिंग द ईयर विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स आए थे क्या, और अगर आए थे तो उसको कंपनी ने कैसे डील किया और आपने कैसे कंसिडर किया, वो बताना पड़ेगा। हिंडनबर्ग का नया रिपोर्ट आया, और मेरे को लगता है हर बैच के टाइम पे एक नया रिपोर्ट आते रहेगा, इसी तरह मज़ा आ जाएगा। ठीक है, अब वो सच है झूठ है आई डोंट नो, मज़ा बहुत आया मेरे को। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में इस बार अडानी को तो लपेटा ही, साथ में सेबी की चेयरमैन को भी पकड़ के लपेट दिया। बाप रे बाप, बवाल। उनके एलिगेशंस में उन्होंने लिखा है विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स, तुम पढ़ोगे तो हिंडनबर्ग ने अपने एलिगेशन में बोला है कि उनको कैसे पता चला ये सब, फ्रॉम विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट्स, मतलब अंदर के ही अडानी के या सेबी की जो चेयरमैन वगैरह उनके खुद के किसी एम्प्लॉय ने बाहर डेटा लीक किया है, इसको बोलते हैं विसल ब्लोअर कंप्लेंट्स। तो ये सब से फ्रॉड का पर्दाफाश होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और मैं खैर बहस नहीं करूँगा, मेरे को इसमें फालतू का ट्रोलिंग नहीं चाहिए कोई भी, ठीक है। क्या है कि नो कमेंट्स इधर ये ठीक है, फ्रॉड वाला, फ्रॉड में 3 पॉइंट्स है। अब एनआरआई 12 नंबर क्या है, एन से निधि कंपनी, निधि कंपनी का एग्जांपल दो। अगर आप एक निधि कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, निधि कंपनी की खास बात क्या होती है, वो सिर्फ अपने ही शेयर होल्डर से डिपॉजिट लेता है या उन्हीं को लोन देता है। तो निधि कंपनी का अगर ऑडिट कर रहे हो तो 3 बात का ख्याल रखना है। पॉइंट नंबर 1, मैक्सिमम डिपॉजिट दैट अ निधि कंपनी कैन एक्सेप्ट शुड नॉट बी मोर देन 20 टाइम्स नेट ओन्ड फंड्स। सेकेंड पॉइंट, निधि कंपनी को 10% लिक्विडिटी मेंटेन करना पड़ता है इन अनएनकम्बर्ड टर्म डिपॉजिट्स, ठीक है। अनएनकम्बर्ड मतलब फ्री ऑफ एनी चार्ज, मेंटेन कर, क्या मेंटेन किया है कि नहीं किया है। और 3 नंबर, अगर निधि कंपनी ने डिपॉजिटर्स को रीपेमेंट करने में कोई डिफॉल्ट किया है तो वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। एनआरआई, आर से क्या है, रिलेटेड पार्टी। क्लॉज इतना सही है, ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है। रिलेटेड पार्टी को लेके आपको 2 चीज चेक करनी है, नंबर 1 लीगल कंप्लायंस एंड नंबर 2 डिस्क्लोजर एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, ठीक है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। मुझे ऐसा लगता है, और ऐसा नहीं कि आज अचानक से लग रहा और अचानक बोल रहा हूँ, पर लगभग इस बात को साल भर हो गए हैं, ठीक है। साल भर से मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले समय में कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होगा जब मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की एकदम डिटेल में क्लासेस कराऊंगा, बिकॉज आई डोंट थिंक इट इज़ द नॉर्मल ट्रेडिशनल अकाउंट्स, इट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ थियोरी, और मुझे लगता है कि मैं उसमें बहुत ज़बरदस्त एक्सप्लेनेशंस दे सकता हूँ, ठीक है। क्योंकि थ्योरी सब्जेक्ट्स में मेरा रिसर्च, मेरा कमांड बहुत ज़बरदस्त होता है। द वे, मतलब ये मैं ब्रैग नहीं कर रहा हूँ, बट इतना प्रैक्टिस हुआ है कि द वे आई फील अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड द थियरी, मुझे लगता है बहुत कम लोग उस तरह से उसको फील कर पाते होंगे, ठीक है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, ओके। इधर रिलेटेड पार्टी को लेकर आपको 2 काम करने का है, क्या, नंबर 1 कंप्लायंस। तो सर सेक्शन नंबर याद करने पड़ेंगे। अब सर ये नंबर हमारी औकात के बाहर है, औकात के अंदर है, लॉ में नहीं है तो क्या ऑडिट में तो है ना, तो नंबर याद करना पड़ेगा। 170, 177 में किसका अप्रूवल चाहिए, कौन है ये, कौन है ये, ऑडिट कमेटी का अप्रूवल चाहिए। नंबर 188 किसका अप्रूवल चाहिए, बीआरएन बीएम। और अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का अमाउंट कंपनी के टर्नओवर के 10% से ऊपर है तो शेयर होल्डर्स का भी अप्रूवल चाहिए, ओआरएन जीएम। रिलेटेड पार्टी के लिए आपको क्या क्या चेक करोगे, अप्रूवल्स के लिए मिनट्स, और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन का कंपनी एक रजिस्टर भी मेंटेन करती है अंडर सेक्शन 189, रजिस्टर का नंबर MBP 4, तो ये आपको चेक करना है। तो इससे आप कंप्लायंसेस चेक कर लोगे। और आपको क्या चेक करना है सर, डिस्क्लोजर्स शुड बी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, या फिर इंड एस, इंड एस छोड़ दो, 24 अपने को नहीं चाहिए, AS 18 याद कर लो, तुम इंटर के हो, क्लियर है सर। 14वां क्लॉज, ठीक है। 21 क्लॉज होते हैं, 7, 14, 21, तो 14 नंबर क्लॉज है, ठीक है। इंटरनल ऑडिट, मेरा एक मन तो इसको बोल दूं पर मैं बोलूंगा नहीं, अच्छा नहीं लगेगा, फिर ये सब चीज़ें सब रिकॉर्ड होती है। इट्स अ 14th क्लॉज, ठीक है। तो अपने आप सोच लो, ठीक है। इंटरनल ऑडिट, बड़े बड़े कंपनियों में इंटरनल ऑडिट होता है कि नहीं होता है, सेक्शन नंबर 138। तो हमें बताना है कि क्या हमारे क्लाइंट के यहाँ एक अच्छा इंटरनल ऑडिट सिस्टम है क्या, कमेंसुरेट टू द साइज ऑफ द बिजनेस एंड द नेचर ऑफ इट्स ऑपरेशंस।
हमको बताना है। तो पहला पॉइंट क्या है, कमेंसुरेट। नंबर 2, हो सकता है इंटरनल ऑडिटर ने अपनी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट में कुछ उल्टा पुल्टा कमेंट्स दिया हो, तो हमने वो कंसिडर किया है कि नहीं। नंबर 2, हमने इंटरनल ऑडिटर का रिपोर्ट यूज़ किया है कि नहीं। ऐसे 610, वेरी गुड। 14 क्लॉज हो गए। अब लास्ट के 7 क्लॉजेस, वो तो छोटे छोटे हैं, पलट के देखो। अभी जस्ट ये 7 क्लॉज पढ़ाया ना, नाम याद करो। ये यूडिफ एनआरआई याद करो। यूडिफ एनआरआई याद हो गया, चलो हटाओ, अब इधर आ जाओ। अब हम लोग कौन सा कर रहे हैं यार, ये 7, 14, 21 में सबसे लीस्ट कौन सा स्टूडेंट पढ़ता रिवाइज करता है, क्योंकि लास्ट में चला गया, जबकि ये हैं एकदम छोटे छोटे नन्हे नन्हे क्लॉज, है ना। इसमें सब छोटे छोटे क्लॉज, तुम पढ़ के देखो तुम छोटा छोटा है, सारा बड़ा है नहीं इसमें। तो याद करने के लिए बायनोकुलर गुची, बायनोकुलर में अगर तुम फोनेटिकली बोलो तो ब न क, मतलब समझ लो, BNCLR, एल को छोड़ दो, BNCR, बी से बार्टर, एन से निधि नहीं है, NBFC है, सी से कैश लॉस, एल से कुछ नहीं है, आर से रेजिग्नेशन। बायनोकुलर क्लियर है कि नहीं है। तुम लोग को एक चीज दिखाता हूं, बाइनोक्यूलर, समझे क्या। एल से अलग से कुछ नहीं है, पर CL कैश लॉसेस, ठीक है। बाइनोक्यूलर, ये नंबर याद करना बहुत जरूरी है। नंबर याद करो, 15, 16, 17, 18, 15, 16, 15 नंबर बार्टर, 16 नंबर NBFC, 17 नंबर कूलर CL कैश लॉस, बाइनोकुलर 18, 15, 16, 17, 18 नंबर रेजिग्नेशन, ठीक है। गुची, गुची का गुक, जी से एक ही चीज होता है सर, गोइंग सन। यू से CSR घुसा दिया बीच में, ठीक है। और CSR तो हर कंपनी में होता भी नहीं है, बड़े में होता है सिर्फ। और लास्ट वाला क्या, गुची का C, कंसोलिडेटर। 21 नंबर क्लॉज स्टैंड अलोन FS वाले ऑडिट रिपोर्ट में नहीं जाता, CFS के ऑडिट रिपोर्ट में जाता है। ये सही है कि नहीं। कारो का इन सब का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बताया था कि नहीं बताया था डिटेल में, जस्ट इमेजिन। आ गए सर यहाँ पे। ठीक है सर, बात करें सबसे बड़ी बात, ये नंबर क्या है बताओ, 15 XV। नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर याद रखना, लिखना जरूरी है एग्ज़ाम में, जस्ट फॉर GK पर्पस। पूरे भारत में जितने भी स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे उसमें मजॉरिटी एग्ज़ाम वाले दिन या एग्ज़ाम हॉल में 1:30 बजे घुसना पड़ता है, उसके घुसने के पहले रोड पे बाहर ये नंबर याद कर रहे होंगे। तो बहुत ही रेयर केस है कि कोई स्टूडेंट नंबर नहीं लिखेगा, तो नंबर ज़रूर याद करना, ठीक है। आप समझ रहे हो, मतलब लेट मी गिव यू वन वेरी सिंपल एग्जांपल। इंटरव्यू पे जाते हैं, मैं एक बार एक इंटरव्यू पे गया था, ठीक है, और बड़ा इंटरव्यू था, गोल्डमैन सैक्स का इंटरव्यू था। इट वाज एन ओपन ड्राइव, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स आ गए थे, ठीक है। तुम समझ लो वहाँ कम से कम 100-150 हम लोग थे, सिर्फ 2 जन ने सूट पहना था, कोट ब्लेजर, एक मैं था और एक कोई और था, ठीक है, समझ रहे हो। इतने जन में सिर्फ 2 जन, और जो फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू हुआ उससे पहले हम लोग को पिक कर लिया गया। देखो मुंह तो बाद में खोलेंगे, पहले तो दिखाई देंगे ना। द मोमेंट यू आर वेयरिंग अ ब्लेजर यू हैव, समझ गए ना, क्रिएटेड अ डिस्टिंक्शन। बाकी सब आए थे शर्ट पैंट में, टी-शर्ट, ये टाई लगाना पड़ता है ना, टाई भी नहीं, शर्ट पैंट पहन के आ गए ऐसे, जैसे मैं अभी शर्ट पैंट पहना हुआ ऐसे। और तो एक होता है ना, तो वैसा ही बात है, जिस स्टूडेंट को ज्ञान है पर वो नंबर नहीं लिखा तो एग्जामिनर को दिखेगा जल्दी से नहीं, और जिस स्टूडेंट को ज्ञान भी नहीं है अंदर क्या है, वो खाली नंबर लिख दिया तो नज़र तुरंत जाएगा। तो नंबर याद करना जरूरी है, फ़र्क पड़ता है, ठीक है। बार्टर ट्रांजैक्शन के ऊपर कंपनी लॉ में एक सेक्शन है 192। सर 192 क्या होता है? ये होता है कंपनी अपने ही डायरेक्टर या उनके रिश्तेदारों के साथ असेट एक्सचेंज कर रहा है, असेट दिया असेट लिया, शेयर्स दिया बिल्डिंग लिया, तो बार्टर ट्रांजैक्शन इज अ टाइप ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। इसके लिए सेक्शन 192 में 2 नियम है, OR पास करना पड़ेगा, दिख रहा है क्या कि मैं OR मतलब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, और दूसरा असेट्स की वैल्यू कौन निकालेगा, बस
तो क्लॉज इतना सही है कि कंपनी ने अगर कोई बार्टर ट्रांजैक्शन किया है तो लीगल कंप्लायंस 192 का किया है कि नहीं, बस इतना सही है। BNN से NBFC, सर ये बड़ा है, NBFC बड़ा है। NBFC का मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन तुम लोगों के लिए नीचे यहाँ पर डाला है। NBFC इज़ अ कंपनी जिनका मेन काम होता है लोन देना, इन्वेस्टमेंट्स करना। उनके सबसे बड़े असेट्स होते हैं फाइनेंशियल असेट्स, इट इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 50% ऑफ द टोटल असेट्स। और इनका मेजर इनकम भी यही होता है, इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, कैपिटल गेंस, यही टाइप का मेन होता है। तो ऐसे कंपनियों को आप बोलते हो NBFC। NBFC कंपनीज को RBI में रजिस्ट्रेशन लेना कंपलसरी है, बिना रजिस्ट्रेशन के वो इस तरह का काम नहीं कर सकते। तो पहला 2 पॉइंट NBFC पर है, ये देखो दिख रहा है। नंबर 1, क्या आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो, इज इट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड एज एन NBFC अंडर सेक्शन 45 IA ऑफ द RBI एक्ट 1934? इफ सो द रजिस्ट्रेशन हैज बीन ऑब्टेन्ड और नॉट। एंड नंबर 2, कहीं आपका क्लाइंट बिना NBFC रजिस्ट्रेशन के NBFC टाइप का या हाउसिंग फाइनेंस का काम तो नहीं कर रहा है? अगर कर रहा है तो बताओ यहाँ पे। इन 2 के बाद नेक्स्ट 2 क्या है? CIC फुल फॉर्म, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ NBFC होता है। व्हाट इज अ कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी? सर इसके नाम में ही इन्वेस्टमेंट है, मतलब इसका सबसे बड़ा असेट क्या? इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 90% टोटल असेट्स, और उसमें भी इक्विटी शेयर वाला इन्वेस्टमेंट 60% टोटल असेट्स से उससे ज़्यादा है। जनरली पता है ये सब कौन होता है? होल्डिंग कंपनीज। क्या होता है? होल्डिंग कंपनीज। तो जो सिर्फ होल्डिंग कंपनी होती है, टाटा सन्स का नाम सुना होगा, मैंने लिखा है, हाँ ये तो रहा। टाटा सन्स क्या है? पूरे टाटा ग्रुप का होल्डिंग कंपनी है। तो ये सब हो गए CIC। तो इनको भी ना रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है RBI में, लेकिन अगर इनका जो नेट असेट है वो 100 करोड़ के नीचे है तब ये एग्जेम्प्टेड हो जाते हैं, तब इनको CIC का रजिस्ट्रेशन नहीं लेना पड़ेगा। तो CIC में 2 बातें हैं, क्या आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो वो CIC है और उसने CIC की तरह RBI में रजिस्ट्रेशन लिया है कि नहीं, या फिर वो एग्जेम्प्टेड है फ्रॉम रजिस्ट्रेशन बिकॉज उसका नेट असेट लेस देन 100 करोड़ है। नेक्स्ट चीज़ है, ग्रुप कंपनी के स्ट्रक्चर में 2-3 होल्डिंग कंपनी हो सकती है कि नहीं? तो अगर आपके ग्रुप कंपनी के स्ट्रक्चर में 2-3 CICs है तो रिपोर्ट करो। हो गया सर। बाई नो कूलर, बाई एन हो गया, कूलर कुल। कैश लॉस, क्या कंपनी में ड्यूरिंग द ईयर एंड ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक इमीडिएटली प्रीसीडिंग और एक उसके बाद वाला, ठीक है, 2 साल लगातार कैश लॉस हुआ है क्या? अगर हाँ तो अमाउंट डिस्क्लोज करो। बाय नॉकुलर आर से रेजिग्नेशन, क्या पिछले ऑडिटर ने रिजाइन किया है, और अगर रिजाइन किया है तो उन्होंने कोई भी ऑब्जेक्शंस, इश्यूज, कंसर्न्स रेस किए थे क्या? तो यहाँ पे डिस्कस कर दो। अडानी में हुआ था ना रिजाइन, ठीक है। फिर गुची, गुची का जी क्या है? गोइंग कंसर्न। का आपको कंपनी का गोइंग कंसर्न चेक करना है फ्रॉम 5 सोर्सेज। 5 सोर्सेज क्या है? मोलर या रोलम। रेशियो एनालिसिस करो, अरे देखो रेशियो एनालिसिस करो, एसेट्स चेक करो, लायबिलिटी चेक करो, अदर इंफॉर्मेशन चेक करो, और मैनेजमेंट का रिवाइवल प्लान चेक करो। इन सब को चेक करते हुए बताओ कि कंपनी के ऊपर कहीं कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी तो नहीं है दैट कास्ट अ सिग्निफिकेंट डाउट ऑन द एंटिटीज एबिलिटी टू कंटिन्यूअस गोइंग कंसर्न, ठीक है। एंड दैट नंबर 2, कंपनी विल बी एबल टू मीट ऑल इट्स लायबिलिटीज एज एंड व्हेन दे अराइज ड्यूरिंग द नेक्स्ट 1 ईयर। गोइंग कंसर्न का मतलब ये होता है 1 साल तो चलेगा ही, तो गोइंग कंसर्न के ऊपर कमेंट करना है। यू से क्या है सर? अनस्पेंट CSR। तो अब इसके लिए तो CSR के लीगल नियम याद होने चाहिए। देखो उसके लिए मैंने क्या बना दिया, एक सुंदर सा डायाग्राम, ठीक है, जिससे याद हो जाए तुरंत। जो बड़ी कंपनियां होती हैं जिनका नेटवर्थ 500 करोड़, टर्नओवर 1000 करोड़ या नेट प्रॉफिट 5 करोड़, उनको CSR करना पड़ता है 2% ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, करेक्ट। आपने सपोज 2% नहीं किया, कम किया, लेस देन 2%, तो आपके पास कुछ हाथ में पैसा बच गया है ना, उसी को बोलते हैं अनस्पेंट CSR। अगर अनस्पेंट CSR किसी लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है तो 6 महीने के अंदर उसको शेड्यूल 7 फंड में ट्रांसफर कर दो, ठीक है। लेकिन अनस्पेंट CSR अगर किसी लॉन्ग टर्म ऑनगोइंग प्रोजेक्ट से कनेक्टेड है तो आप उसको 30 दिन के अंदर एस्क्रो अकाउंट में डाल लो, वहां पर 3 साल तक रहेगा, यूज कर लो, 3 साल से ऊपर नहीं। 3 साल खत्म होने के बाद भी पड़ा हुआ है तो फिर 30 दिन के अंदर शेड्यूल 7 फंड में ट्रांसफर कर दो। तो हम लोग को यही बोला है कि कंपनी में अगर अनस्पेंट CSR है तो आपको ये लीगल कंप्लायंसेस जो हमने पढ़े ये देख लो फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है। क्लियर है? तो क्या ठीक है ना? अभिषेक प्रसाद 21 नंबर क्या है सर?
कंसोलिडेटेड एफएस, ये बहुत खतरनाक है, कई लोग इसका मतलब भी ढंग से समझते नहीं। अपने अडानी को देख के समझे थे, अडानी बहुत हेल्प किया मेरे को ऑडिट में बाय द वे ठीक है, अडानी नहीं होता तो पता नहीं कितने सारे एग्जाम्पल मैं दे ही नहीं पाता अडानी का जो ऑडिट रिपोर्ट होता है, अडानी की सब्सिडियरी कंपनीज भी है, तो सब्सिडियरी कंपनी के ऑडिटर्स ने अपने अपने कारों में 21 क्लॉज में जहां जहां नेगेटिव रिमार्क दिया है, वो क्लॉज नंबर होल्डिंग कंपनी के ऑडिटर को अपने कारों में बताना पड़ेगा कि सब्सिडियरी कंपनीज और होल्डिंग कंपनी के कारों में कहां कहां कौन कौन से क्लॉज नंबर में एडवर्स या क्वालिफाइड रिमार्क है, वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, इसका पूरा एग्जाम्पल देखिए किए थे। लास्ट, कारों के 21 क्लॉज में से किसी में भी अगर आपका जवाब नेगेटिव है, क्वालिफाइड, एडवर्स है, तो आपको पूरा रीजंस तो सर देना चाहिए। ठीक है, दैट कंप्लीट्स आवर कारो।